नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि आज का वीडियो जो है लेट हो गया। और आज हमारा तीसरा दिन है जो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो तीसरे दिन के 5 क्वेश्चन हमारे इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है NSF, इसको बोलते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला स्टेटमेंट है नेशनल साइंस फाउंडेशन या NSF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 बाई कांग्रेस टू प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, advance the national health, prosperity and welfare, secure the national defense under the Department of Science and Technology of Government of India. दूसरा स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेटर देन ए जनरेटिव वन बिकॉज इट वर्क्स फास्टर देन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेक मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पॉसिबल एट ए टाइम। मतलब रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छी है क्योंकि ये उससे ज़्यादा तेज़ काम करती है। तीसरा स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट रेज बिलोंग्स टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ओरिएंटेड अ पाथ ऑफ एक्शन एज रोड मैप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाइमेट। मीन्स प्रोजेक्ट रेज जो है वो जीपे से बिलोंग करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। और चौथा स्टेटमेंट है आपका डिजिटल ट्विन इज ए सिमुलेटेड लिविंग रेप्लिका ऑफ अर्थ एंड अलाउ अस टू रिविजिट अवर पास्ट, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मीन्स डिजिटल ट्विन जो है एक सिमुलेटेड प्रतिकृति है पृथ्वी की जो हमें अलाउ करती है कि हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जान सकें, देख सकें, समझ सकें और आगे जो है भविष्य का अनुमान लगा सकें। तो आपको इसमें बताना है विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इसमें जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन है आपके A 3 ओनली, B 3 and 4 ओनली, C 1 and 2 ओनली, D नन ऑफ द एबव। तो आप वीडियो पॉज करके जो है इसका आंसर खुद से सोचिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं सीधे। पहला द प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान 2 और PIP2 इज एन इसेंशियल इन्हेंसमेंट टू द फर्मी लैब एक्सीलरेटर कॉम्प्लेक्स पावरिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंस हाई एनर्जी न्यूट्रिनो बीम ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम इलिनॉइस टू द डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट इन साउथ डकोटा ए डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर्स। मीन्स ये एक लेबोरेटरी है जहाँ से इस प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यूट्रॉन बीम भेजी जाती है डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट जो साउथ डकोटा में फैसिलिटेटेड है वहाँ तक। दूसरा स्टेटमेंट है PIP2 मेक्स यूज ऑफ द लेटेस्ट एडवांसेस इन सुपर कंडक्टिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजीज ग्लोबली टू प्रोवाइड पावरफुल प्रोटॉन बीम्स दैट ट्रेवलिंग एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट कैन बी टेलर्ड फॉर ए डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है क्वेश्चंस लाइक ओरिजिन ऑफ मैटर, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ब्लैक होल फॉर्मेशन कैन बी आंसर्ड बाय डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है या सारे सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है आपका LIGO India received the Indian government's in principle approval in 2016 and is a planned advanced gravitational wave observatory to be located in India as part of the worldwide network। तो LIGO India ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रेविटेशनल वेव पर आधारित जिसे इंडिया में लगाया जाना है और इसे गवर्नमेंट ने 2016 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। नंबर 2 by simultaneous detection of the same event on multiple detectors, a precise location in the sky can be pinpointed for the source of detected waves। मीन्स अगर कोई हलचल होती है तो हम उसका एग्जैक्ट सोर्स पता लगा सकते हैं इस नेटवर्क के थ्रू। तीसरा स्टेटमेंट है दीज ऑब्जर्वेटरीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 5 डिटेक्टर्स सिचुएटेड एट जापान, इंडिया, USA टिल नाउ। और फोर्थ स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिगो कंसोर्टियम। इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है आपको, 1 2 3 4 जितने भी सही हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, इसका पहला स्टेटमेंट देखिए एसनेट इज ए रैपिडली ग्रोइंग नेशनल नेटवर्क ऑफ रीजनल मशीन टूल इनोवेशन सेंटर्स
and workforce development hubs focused on restoring Indian dominance in machine tool technology and innovation. दूसरा स्टेटमेंट है सोशा, इसको सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट भी बोलते हैं। हम लोगों ने अपना जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया था डिफेंस पार्टनरशिप ऑन इंडिया यूएसए रिलेशंस, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस भी किए थे सोशा। हालांकि दोनों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया यूएसए रिलेशनशिप और डिफेंस पार्टनरशिप इन इंडिया यूएसए रिलेशनशिप से ही बनाए गए हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो सुने होंगे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। सोसा security of supply arrangement is something that allows on both sides more rapid access to critical supplies, minerals, technologies that we can access those more rapidly when we need them. तीसरा है reciprocal defense procurement agreement MOUs are binding international agreements that relate to the research, development or production of defense equipment or to the reciprocal procurement of defense items. और उसका चौथा और लास्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, ट्रेल ब्लेजिंग इनिशिएटिव टू मैन्युफैक्चर F414 इंजन्स इन इंडिया विल इनेबल 85% ट्रांसफर ऑफ US जेट इंजन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। और लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है आज का, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडस एक्स इज ए समिट होस्टेड बाय यूएसए इन कोलेबोरेशन विद एन यूनाइटेड नेशंस कमीशन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर थ्रू नेगोशिएशंस एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया विल होस्ट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट ईयर। तीसरा स्टेटमेंट है यूएसए विल होस्ट G20 इन 2066 आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और चौथा है डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, कि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन हैं और इसके बाद हम लोग जो है कल के क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने डे 2 पे आपके लिए 5 क्वेश्चन डाले थे। तो ये रहे हमारे डे 2 के 5 क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए कल डाले थे, इनके आंसर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आईसेट टेक्नोलॉजी के बारे में, ICET के बारे में, जो कि अभी इस समय समाचारों में बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये पूछा गया था कि द टर्म आईसेट इज रिवर्बरेटिंग इन द न्यूज रिसेंटली कैन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डायमेंशंस इन इट, कि इसमें जो है जो नीचे डायमेंशंस दी जा रही हैं कितनी डायमेंशन इसमें शामिल हो सकती हैं। पहला है स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन सिस्टम्स, तो ओके क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन सिस्टम्स सारे इंक्लूड होते हैं। नंबर 2 रिजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, ये भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है ये भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। नंबर 3 इंटरकनेक्ट द स्टार्टअप्स, क्योंकि इनोवेशन सिस्टम्स शामिल होते हैं तो इसलिए इनोवेशन सिस्टम्स के थ्रू हम स्टार्टअप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा होगा। स्टेम टैलेंट एक्सचेंजेस, स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो स्टेम सेक्टर से रिलेटेड टैलेंट का एक्सचेंज करना ये भी शामिल हो सकता है। 5वां नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस, तो ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में शामिल होगी। और लास्ट है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, तो इसमें आप जो है ये अनुमान लगा सकते थे कि चंद्रमा या मान लीजिए कोई दूसरी जो भी पृथ्वी के बाहर की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन पर कोई भी मिशन भेजना इतना इजी नहीं होता है, तो उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमेशा ग्रो करती रहती है, डेवलप करती रहती है, तो इसलिए ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इंक्लूड रहता ही है। तो इस तरीके से ये जितने भी 6 डायमेंशन जो भी यहाँ दिए गए थे ये सारे के सारे ही आईसेट के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन था हमारा रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज एज डायरेक्टेड। पहला स्टेटमेंट था द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन बोथ आर प्राइवेट सेक्टर लेड कोलेबोरेशंस। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसोसिएशंस जिन ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में लिखा रहता है या एसोसिएशन के रूप में जो फॉर्म की जाती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट सेक्टर से ही लेड होती हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म्ड बाई प्राइवेट सेक्टर ही होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। दूसरा Semiconductors enable the systems and products that we use to work, communicate, travel, entertain, harness energy, treat illness, make new scientific discoveries and more। तो सेमीकंडक्टर जो है उससे
जो भी टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट डेवलप किए जाते हैं तो वो सारे, अब आप ये समझिए कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इस समय दुनिया के हर फील्ड में यूज की जा रही है, या जैसे सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये भी सही है, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट था, इसमें आपको बोला गया था जिंक, फॉस्फोरिन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऑल आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो ये भी सही है, जिंक भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, फॉस्फोरिन भी और एल्यूमिनियम भी। तो आप देखिए इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट ही सही थे, और पूछा ये गया था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, एक्चुअली इसमें सारे स्टेटमेंट सही ही हैं। और इसके बाद आप देखिएगा कि हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं और भी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, ऊपर आप देख लीजिए 3 ऊपर थे, जिंक, फॉस्फोरिन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसके बाद अदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन कार्बाइड है, गैलियम नाइट्राइड है, जर्मेनियम है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, टिन 4 ऑक्साइड है, बेरियम टाइटेनेट है, इंडियम है, जिंक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ग्राफीन है, फॉस्फोरिन है। तो ये सारे जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इनको ध्यान रखना है। प्लस इसमें से कभी कभी कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल से पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाते हैं अपने प्रीलिम्स में। जैसे ग्राफीन आपने देखा होगा, ग्राफीन पर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऐसे ही कल को फॉस्फोरिन पर भी पूछ सकती है, और भी जो जर्मेनियम है, गैलियम है, इन पर भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही है। तो पहला था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट रेगुलरली विजिबल टू द नेक्ड आई फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, और लो अर्थ ऑर्बिट में लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है, और इसे जो है आँखों से देखा भी जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, एनी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी इंगेज्ड इन कॉमर्शियल रिकवरी ऑफ एन एस्टेरॉइड रिसोर्स और ए स्पेस रिसोर्स कैन पजेस, own, transport, use and sell only if it is obtained in accordance with applicable law including the international obligations of India। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्पेस सेक्टर की कोई रिसोर्स कलेक्ट करती है फ्रॉम द स्पेस अंडर द एप्लीकेबल लॉज, तो वो उसे पजेस भी कर सकती है। मीन्स उस पर पूरी तरीके से उसका ही राइट होगा जिसने उसको ऑब्टेन किया है स्पेस से, जब तक कि इंडिया के ऊपर कोई ऐसे इंटरनेशनल लॉ का ऑब्लिगेशन ना हो। तो इस केस में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी अगर कुछ ऐसा सैंपल या कोई चीज़ कलेक्ट कर लाती है कोई रिसोर्स स्पेस सेक्टर से, स्पेस से, तो उस पर पूरी तरह से राइट उसी का होगा। तीसरा स्टेटमेंट था, ऑथराइजेशन ऑफ कमेटी फॉर्म्ड बाय एफिलिएटेड मिनिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग डाटा ऑफ लो रिजोल्यूशन डिटरमाइंड बाय ग्राउंड सैम्पलिंग स्पेस। यहाँ देखिए कि इसमें कहा जा रहा है कि संबद्ध जो भी मंत्रालय होगा उससे द्वारा बनाई गई समिति की अनुमति चाहिए होगी, किस लिए, रिमोट सेंसिंग डाटा को रिलीज़ करने के लिए जो सैटेलाइट के थ्रू हमें मिला है। तो रिमोट सेंसिंग डाटा को सैटेलाइट के थ्रू जो हमें मिला है उसे रिलीज़ करने के लिए हमें मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई कमेटी की अनुमति चाहिए। और वो डाटा कैसा होगा, ऑफ लो रिजोल्यूशन, जो कि डाटा लो रिजोल्यूशन को होगा, उस डाटा के लिए अनुमति चाहिए। बाई द ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस, जो कि ये ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए, ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस जो है ये तरीका है जिससे ये पता चलता, मीन्स ये पैरामीटर फिक्स करता है कि कौन सा डाटा हाई रिजोल्यूशन का होगा और कौन सा डाटा लो रिजोल्यूशन का होगा। तो यहाँ आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाई रिजोल्यूशन डाटा अगर जो है आप पब्लिश करते हैं तो हाई रिजोल्यूशन डाटा पब्लिश करने पे सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी इन सब चीज़ों को खतरा रहता है, जबकि लो रिजोल्यूशन के साथ ऐसा नहीं, लो रिजोल्यूशन डाटा आप रिलीज़ कर सकते हो। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हैं। पहला कि लो रिजोल्यूशन नहीं, यहाँ हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए था,
ऑथराइजेशन ऑफ कमेटी फॉर्म्ड बाई एफिलिएटेड मिनिस्ट्री, तो ऐसी कोई समिति गठित नहीं की जाती है अनुमति के लिए। अनुमति लेनी पड़ती है जो संस्था बनाई गई है प्राइवेट स्पेस सेक्टर और बाकी के इसरो वगैरह की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए इन स्पेस, तो इन स्पेस जो है वो ऑथराइजेशन देती है। अब चौथा, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एसपीबी, एसपीबी मीन्स स्पेशल पर्पज व्हीकल, तो कोई संसदीय समिति जो बनाई गई हो एज स्पेशल पर्पज व्हीकल विल प्रेस्क्राइब द कंडीशंस अंडर विच ऑथराइजेशंस रिगार्डिंग स्पेस एक्टिविटीज़ में बी रिव्यूड, रिवोक्ड और मॉडिफाइड। तो यहाँ भी कोई कमेटी ऐसी संसदीय समिति जो है वो रिव्यू और रिवोक और मॉडिफाई नहीं करती है। इसमें भी इन स्पेस की ही अनुमति या इन स्पेस ही ऐसी परिस्थितियों का विवरण देगी, वर्णन करेगी, परिस्थितियां बताएगी जिनमें किसी प्रकार के स्पेस सेक्टर से, स्पेस एक्टिविटी से रिलेटेड ऑथराइजेशन को कैंसिल किया जा सकता हो या फिर मॉडिफाइड किया जा सकता हो। तो आप देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था, चौथा स्टेटमेंट गलत था, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही था। और इसमें आपसे ऊपर पूछा गया था हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गिवन बिलो, तो कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना था। तो तीसरा चौथा गलत है, ऊपर का केवल 1 और 2 ये दोनों सही हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसका चौथा क्वेश्चन देखिए आप, ये इंडिया यूएसए रिलेशन में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उससे क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट था कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी विल प्रिपेयर एजुकेशनल एनवायरनमेंट विद इट्स वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म थ्रू ट्रेनिंग टू प्रिपेयर 60,000 इंजीनियर्स। सेकेंड स्टेटमेंट था लैम रिसर्च विल एस्टैब्लिश ए सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया विद सपोर्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ तो आप, दूसरा स्टेटमेंट तो आप कोई भी पढ़ के समझ सकता था ये गलत है कि इंडिया यूएसए रिलेशन में फ्रेंच गवर्नमेंट का काम बीच में कहाँ से आ जाएगा, तो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में माइक्रोन टेक्नोलॉजी और लैम रिसर्च के काम बदल दिए गए हैं। जो काम ये लैम रिसर्च के लिए लिखा हुआ है कि असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी सेमीकंडक्टर के लिए लगाएगी, ये काम करना है माइक्रोन टेक्नोलॉजी को। और जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के लिए काम लिखा है कि 60,000 इंजीनियर्स को वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रिपेयर करेगी और एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाएगी, ये काम करेगी लैम रिसर्च। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा आप देखिए, अप्लाइड मटेरियल्स विल एस्टैब्लिश ए कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग सेंटर इन इंडिया, हाँ ये ठीक है। जो इंडिया में सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज से रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जो इंजीनियरिंग सेंटर बनेगा, कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग सेंटर, ये अप्लाइड मटेरियल्स ही बनाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा देखिए, यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन विल सपोर्ट टू एस्टैब्लिश ए ट्रस्टेड नेटवर्क और ट्रस्टेड सोर्सेज अंडर ए बायलैटरल फ्रेमवर्क। तो हम लोगों ने अपने वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि दोनों ही नेताओं ने एक ट्रस्टेड सोर्स और ट्रस्टेड नेटवर्क बनाने पर जोर दिया एडवांस टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में। और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट अब होगा आगे इंडिया यूएसए रिलेशन में, उसको यूएसडीएफसी जो है वो फाइनेंस करेगा, बैकअप देगा। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पूछा था कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसमें भी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 2। लास्ट 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये असर्शन और रीजन के फॉर्मेट में था। तो असर्शन है क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सचेंज एंड क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इसेंशियल, मींस क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सचेंज और क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही आवश्यक हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो ये बात सही है कि ये क्वांटम फिजिक्स जो है या क्वांटम थ्योरी जो है या क्वांटम एप्लीकेशंस जितने भी हैं तो वो हेल्पफुल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से असर्शन हमारा सही है। अब रीजन की तरफ देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ तक तो ठीक है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं बेटर देन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टू मेक बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस algorithms, but to compile these algorithms traditional supercomputers are necessarily required। तो देखिए ये रीजन जो है आधा सही है, बस लास्ट में आके गलत हो गया। ऊपर था कि क्वांटम कंप्यूटर्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेटर देन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। टू मेक बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स, ये भी ठीक है। बट टू कंपाइल दीज एल्गोरिथम्स,
ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स आर नेसेसरली रिक्वायर्ड। ये बात गलत है कि ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे कंपाइल करने के लिए या किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वो भी क्वांटम कंप्यूटर्स के ही। तो जब क्वांटम कंप्यूटर्स बेटर है सुपर कंप्यूटर से, हम लोगों ने बातचीत की है पहले वीडियो में, तो फिर ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो रीज़न गलत है, तो असर्शन सही है और रीज़न गलत है। तो एक्सप्लेन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दो ऑप्शन तो बी और सी ऐसे ही ख़त्म हो गए, बस केवल दो ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। या तो असर्शन सही है रीज़न गलत है, या फिर दोनों गलत हैं। तो असर्शन सही है और रीज़न गलत है, तो ऑप्शन होगा ए, असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। तो इस तरीके से हमने कल के 5 क्वेश्चंस का आंसर भी डिस्कस कर लिया। आगे मैं आपको बता दूं, अभी इसकी पीडीएफ जो है मैं नहीं डाल पा रहा हूं चैनल पे। तो ये सोचा है कि जब ये लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हर 10 दिन के बाद जो है 50-50 क्वेश्चन के पीडीएफ में डालता रहूँगा। बाकी मैंने आपको कल भी कहा था कि इन क्वेश्चंस को लेकर के आप जो है सजग रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है वो हमारे मन में स्थायी रूप से इसको अंकित कर देंगे, प्लस हमें आगे अपने प्रीलिम्स के लिए जो है हेल्प भी करेंगे। और प्लस हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इन क्वेश्चंस को फॉलो करे, क्योंकि 5-5 क्वेश्चंस अगर हम करते जाएंगे तो 365 डेज़ में आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। मींस शायद एक टेस्ट सीरीज़ के 27-28 पेपर के बराबर क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, सिंसियरली लीजिए, और हो सकता है कि आपको दिक्कत होती हो तो आप वीडियो पॉज करके जो है इसको करेंगे। बाकी जब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 50 क्वेश्चन की एक कंपाइल्ड पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। और यहाँ तक जो है आपका धन्यवाद सुनने के लिए। और आप लोग जो है फीडबैक ज़रूर दिया करिए। अगर फीडबैक आप देंगे तो फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मुझे और कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोग बोलेंगे, या फिर आपको कोई विशेष टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए, या कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप करें बोलेंगे अगर कमेंट बॉक्स में, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। धन्यवाद।